जहां अब तक इनकम कितनी थी पर मंथ, अब कितनी होगी अपग्रेड प्लान के बाद? लगभग 65,000, लगभग 15 एक्स्ट्रा, 15 जमा है कहां? मुनीम जी के पास, जो साल पूरा होने पे आएंगे। लेकिन प्रश्न यहां पैसों का नहीं है। पैसे वाले तो इस फरीदाबाद में बहुत मिलेंगे, फैक्ट्रियां हैं। जहां सुबह जयप्रकाश जी मेरे को चाय पिलाने ले गए, वो बस स्टैंड दिखा रहे, एयरपोर्ट जैसा बनाया है। फैक्ट्रियां हैं, पैसे वाले बहुत हैं। पैसे के साथ समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। जीवन में अगर पैसे के साथ समय नहीं है, वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। थोड़ा समझें इसको। बहुत लोग क्या लगता है जो 1-1.5 लाख का जॉब कर रहे हैं, 1.5 लाख की सैलरी है, कभी ध्यान से समझना और पूछना पत्नी को, वो आपसे खुश भी है कि नहीं? जितना ये पैसा बढ़ेगा उतना आपका परिवार आपसे ना खुश होगा, क्योंकि पैसा बढ़ता है, ये खत्म होता है। आपके फरीदाबाद में कोई मेला लगता है आसपास? आज आपको समय की कीमत समझ में आएगी। एक 4 साल का बच्चा मेले में जाने की जिद करता है। क्या अच्छा लगता है उसको मेले में जाकर? खिलौने और झूले और खाना पीना और कपड़े वगैरह, आइसक्रीम। नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। ये आपकी सोच है। उस बच्चे को सिर्फ ये अच्छा लगता है आपकी उंगली उसके हाथ में है, यानी आपका समय उसके साथ है। उस भीड़ में 2 घंटे के लिए आपसे उंगली छूट जाए, 2 घंटे बाद वो बच्चा आपको मिले, उसका हाल देखना, रोता रोता पागल हो जाता है। लार बह रही है, नाक बह रही है, और वो कहता है पापा कहाँ चले गए आप? फिर कहाँ गए वो झूले, कहाँ गई वो आइसक्रीम, कहाँ गई वो मिठाइयाँ, कहाँ गए वो बलून? वो बच्चा एक ही बात बोलता है, पापा ये तब सब कुछ तब अच्छा है जब आपकी उंगली मेरे हाथ में है। आपकी एक फैक्ट्री है, पैसे आ रहे हैं, 2 खोल लो, पैसे बढ़ जाएंगे। समय 3 खोल लो, पैसे समय। आप कांस्टेबल हो, पैसे कम है, समय ज़्यादा है। आप दरोगा बन जाओ, पैसे बढ़ेंगे, समय। एसपी बन जाओ, पैसे बढ़ेंगे, समय। आईजी बन जाओ, पैसे बढ़ेंगे, समय कम होगा। जिंदगी के हर क्षेत्र में यही रूल है, अगर पैसा बढ़ेगा समय खत्म होगा। मैं आरसीएम के पहले जॉब करता था, कितने रुपए में? 2075 में घर नहीं चलते, मैं पार्ट टाइम करता था, 16 घंटे जॉब करता था मैं पर डे। कितने? और रुपए कितने आते थे मेरे पास? लगभग 3,000, 16 घंटे काम करके। आज मैं 1 लाख रुपया भारत सरकार को टैक्स देता हूं महीने का आरसीएम से, और अभी भी मैं 16 घंटे काम करता हूं एक महीने में। यहां जो लोग जॉब पे 1 तारीख से जॉब पे जा रहे हो, 30 तक जाओगे तो सैलरी मिलेगी 1 या 2 तारीख को, जो भी 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी। मैं पता है आरसीएम में कितने दिन काम करता हूं महीने में? 4 दिन, 2-2 घंटे। बाकी मैं 25 दिन अपने पोते के साथ खेलता हूं। जब मैं कल निकला तो मेरे से पूछ रहा था, दादू कब आओगे? मैंने कहा बेटा मंडे मॉर्निंग आऊँगा। वो मेरे साथ शाम को फुटबॉल और टेनिस खेलता है। तो मैंने कहा बेटा कल एक काम करना, पर्व नाम है, मैं उसको प्रेम से प्रभु बोलता हूँ। मैंने कहा प्रभु कल दादी के साथ खेल लेना टेनिस, फुटबॉल तो वो नहीं खेल पाएगी, फुटबॉल मैं खेल लूँगा, और उसको खिलाना भी मत फुटबॉल, टेनिस खिलाना, फुटबॉल मैं खेलूँगा। इस तरह की लाइफ जीनी है। अभी मैं सुबह इनके साथ आ रहा था, नरेश जी थे,
ये हमारे सारे एमराल्ड, सीनियर एमराल्ड, रूबी। तो मैं इनको मेरे घर का वो दिखा रहा था कैमरे पे लाइव। मैं जब जॉब में था तो मैं 10 बाई 6 के रूम में रहता था, किराए के। अभी मैं उदयपुर शिफ्ट हो गया 1.5 साल पहले। मैं उदयपुर के अंदर अभी 5वां घर बना रहा हूँ। मैं नहीं, मतलब पत्नी बना रही है, वही देखती है। 32,500 स्क्वायर फीट में, जिसमें लगभग अभी 7,000 स्क्वायर फीट तो बन चुका है। अभी लगभग वो 13,000 स्क्वायर फीट और बनेगा। अभी तो रहने का बन रहा है ये। बाकी में ऑर्गेनिक खेती, स्विमिंग पूल, एक मंदिर, गिर गायें, सारी फल सब्जियां उसी के अंदर होंगी। बाहर का कुछ नहीं खाना, क्योंकि आरसीएम जब इतना दे रहा। मैंने पत्नी को पूछा ये सब क्यों कर रही हो? बोले जब इतना पैसा आ रहा है तो उम्र तो 100 साल होनी चाहिए क्या? नहीं, पैसा ज़्यादा है तो उम्र हमेशा लंबी होनी चाहिए। और आरसीएम दोनों देने की ताकत रखता है, उम्र भी और पैसा भी। मेरे को दुख पता है कब होता है? जब एक आदमी 1.5 लाख के जॉब में या 2 लाख के सीना चौड़ा करके घूम रहा है मार्केट में, इंजीनियर हूं, प्रोफेसर हूं। आपने अपना जीवन चेक किया है? जितना बड़ा जॉब है आप परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। पत्नी बार बार बोलती है मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, और आपका क्या उत्तर है? कल चलेंगे, कल चलेंगे। 1 महीना हो गया तो फिर पत्नी को भी गुस्सा आ जाता है। देखो जी, चलना हो तो चलो, 2 दिन बाद करवा चौथ है, वैसे टाइम नहीं दे पा रहे, कम से कम उसको तो टाइम दो। फिर ये थोड़ा सा अटेंशन, नहीं 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 नहीं, परसों चलेंगे, पक्का पक्का। घर से निकला, मैं तैयार रहूंगी 5 बजे, चलना ही है, हाँ तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा। 5 बजे जैसे ही ऑफिस से निकला, बॉस ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सर जाना जरूरी है। फाइल कंप्लीट है? सर कंप्लीट है, 1% बाकी है, सुबह कर दूंगा। 99 कर। नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो, मेरे ऊपर से प्रेशर है, मेरे को फाइल अभी चाहिए। सर आप समझ नहीं रहे, मेरी सिचुएशन खराब है। अब वो बॉस कह रहा है तू मेरी नहीं समझ रहा, मेरी भी ऊपर से खराब है। सर जाना जरूरी है, फाइल कंप्लीट करो। सर जाना जरूरी है, परमानेंट जाओ। क्या करेगा? रुकेगा? क्यों? याद आ गया, पीछे 5 रुका, करने लगा फाइल कंप्लीट। 5:15 बजे पत्नी का फोन आया, कहां तक पहुंच गए? सॉरी नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाए? बॉस ने रोक लिया। पता वो पत्नी मन मन क्या बोलती है, आपसे तो नहीं कहती, वो मन मन कहती है मैंने शादी आपसे की थी। बॉस से उसने रोक लिया और मैंने कहा था आना। क्या जीवन है? बड़ी फैक्ट्री है, आप दिन के 5 लाख कमा रहे हो। पत्नी ने कहा मार्केट चल रहा है, हम क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए भेज रहा हूं, कार और ड्राइवर भेज रहा हूं। वो मन मन कहती है मैंने शादी आपसे की थी। और देखना जितने पैसे वाले हैं ये पत्नियों के साथ ये नहीं ड्राइवर घूमते हैं। जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा नौकर साथ। क्या जीवन है? और हम कह रहे क्या जरूरत है आरसी की? यहां जॉब में है। ईमानदारी से बताना, आपके फरीदाबाद में जो भी लोग जॉब करते हैं, पूरे भारत का ही अगर सर्वे करें, अपन फरीदाबाद की बात करते हैं, जॉब वाला व्यक्ति शाम को सब्जियां ज्यादा खरीदता है या सुबह में? शाम को। पता है क्यों? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं, महंगी मिलती हैं। शाम को सस्ती और बासी, और ये शाम को खरीदता है और खुश हो रहा है
कौन सी खरीद के? बासी। यहाँ किसान बैठे, इनको पूछना एक भैंस को आप बासी चारा डालना, वो सूंघ के छोड़ देगी, भूखी रह जाएगी, नहीं खाएगी, क्योंकि बासी चारा है। और उसने क्यों छोड़ दिया? वो भैंस है। मैं आगे नहीं कहना चाहता। पहली 5 साल में नंबर आया है, फिर आप कहो यार कैसे आदमी को लेकर आते हो आप। लेकिन ये कड़वा सच है, और मैं जिया हूँ ऐसी लाइफ, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसी नहीं जीनी चाहिए। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस शब्द के साथ, जिसके लिए मैंने आरसीएम किया। अभी जब मैं जयप्रकाश जी से बात कर रहा था स्टेशन से आते हुए, तो मेरे को लगा शायद मेरा और जयप्रकाश जी का आरसीएम करने का एक ही कारण था। आप यूं बस 2 मिनट में हम बात खत्म कर रहे हैं, फिर हम वंडरवर्ल्ड चलेंगे। बड़े ध्यान से समझना इस कहानी को। यूं आप, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, यही वो 5 पेट जिनके लिए आप यूपी छोड़ के फरीदाबाद आए हो, जिनके लिए बिहार छोड़ के फरीदाबाद आए हो, जिनके लिए झारखंड छोड़ के आप फरीदाबाद आए हो। आपका तो वहां भी पल सकता था। समस्या इन 5 की थी, और इसी के लिए आदमी दिन रात भागता है पागलों की तरह, पागलों की तरह। और देखना, जीवन में जब भी घटनाएं घटेंगी वो इसके साथ घटती है, इनके साथ नहीं घटती। जिनके लिए ये भाग रहा था, घटना भी इसी के साथ घटेगी। आपने हमेशा एक बात सुनी होगी, एक ट्रेन जा रही थी, सामने से मालगाड़ी आ रही थी, दोनों टकराई, इस ट्रेन में 100 लोग मर गए। यही सुना है? या कभी ऐसा सुना, एक ट्रेन पटरी से जा रही थी, पटरी से उतरी, गांव में घुसी, उस घर में 5 लोग सो रहे थे, 5 को कुचल गई। इसका मतलब जो घर के अंदर है ये सुरक्षित है, और जिसकी वजह से ये सुरक्षित है, ये सुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। जिस दिन इस मुखिया के साथ कोई घटना घटती है, सिर्फ उन परिवारों से मिलना आप एक बार, उनका आप दर्द सुनोगे ना, आपको 1 महीना नींद नहीं आएगी। इस कोरोना में बहुत लोगों ने खोया है इस मुखिया को। यह एहसास है नहीं हमें, और हम समझदार इतने हैं, जानते सब कुछ है। कार के बारे में कितने लोग नॉलेज रखते हैं? कितने पहियों पे दौड़ती है वो कार? 4। आप जब नई कार लेते हो, 4 पहिए नए हैं, जितने अगले घूमते हैं इतने पिछले घूमते हैं। ईमानदारी से सोच के बताना, घिसते कौन से पहले? अगले। चले बराबर किलोमीटर हैं, अगले ही क्यों घिसे? अगलों पर वजन ज्यादा है, यानी जिम्मेदारियां ज्यादा है। अगले ही पहले गड्ढा कूदते हैं, अगले ही पहले ब्रेकर कूदते हैं, अगले ही उस कार को खींच रहे हैं, पिछले तो फिर ही चलते हैं, और ब्रेक भी पहले अगलों का ही लगता है। सेम जीवन है हमारा उसी कार की तरह। आप उस परिवार के अगले पहिए हो। परिवार की जिम्मेदारी आप पर, रिश्तेदारी की जिम्मेदारी आप पर, इनको पालने की जिम्मेदारी आप पर, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर, माता पिता का मेडिकल कराने की जिम्मेदारी आप पर, और इसी के चलते ये पहिया पहले घिसता है। और हम कितने समझदार लोग हैं, जब कार के अगले पहिए घिसते हैं तो हम उनको पीछे डालते हैं, अगले नए डलवा लेते हैं। क्यों? चारों नहीं बदलवाए आपने, अगले नए, और जो थोड़े घिस गए वो। क्या कारण है? नियम ये है, वो ही हमारी जिंदगी का है, कि कार अगर 110 पे चल रही है और अगले टायर अगर फट जाए कार के, वो कार बिना पलटे नहीं रुकती। और आपको सर्वे करना हो, यूट्यूब पे सर्च करना,
बॉम्बे से नागपुर का एक एक्सप्रेस हाईवे बना है। 1 साल के अंदर 500 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए उस रोड पर। कितने? 500 से ज्यादा कारें पलटी हैं। और अभी वहां गवर्नमेंट पता है क्या रूल ले आई? वो सीमेंट की रोड है, उस पर कोई टर्न नहीं है, कोई होटल नहीं है। बस जब वो ड्राइवर उस पर एक्सीलेटर पे पैर रखता है, वो 130, 40, 150 कब हो जाती है पता नहीं लगता। तो सीमेंट की रोड पे टायर जल्दी गर्म होता है, और कमजोर है तो वो फट गया तो वो कार पलटती है और एक भी नहीं बचता। 500 से। अभी गवर्नमेंट क्या नियम ले आई? जैसे ही आप उस एक्सप्रेस हाईवे पे घुसोगे, अब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, पहले वो टायर चेक करते हैं कि टायर में ताकत है कि नहीं। उसके बाद वो नाइट्रोजन हवा भरते हैं, वहां पहली आपकी निकालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हवा टायर को ठंडा रखती है। 500 एक्सीडेंट 1 साल में। किसी कार में 2 मरे, किसी में 4 मरे, किसी में 6 मरे, किसी में पूरा परिवार तबाह हो गया। अभी 3 महीने पहले की घटना है, औरंगाबाद के एक परिवार के 7 लोग, 7 सीटर कार थी मारुति की, एक भी नहीं बचा, सिंगल भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस जॉब पर आप सीना चौड़ा करके घूम रहे हो, या जिस फैक्ट्री पर सीना चौड़ा करके घूम रहे हो, आपके इस टायर फटने के बाद इस कार की क्या सुरक्षा है? मेरे को आरसीएम पता है पहले दिन क्यों समझ में आ गया, और मैं चाहता हूं भगवान ये ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना करे। मैं 7 महीने में रॉयल्टी बना, 15वें महीने टेक्निकल बना, और 5वें साल में स्टार रूबी बन गया, जब कंपनी के पास मात्र 20 प्रोडक्ट थे। बहुत तेज स्पीड रही मेरी। मैं बताऊं क्यों? मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे फादर को कैंसर हो गया, और उस समय कैंसर से डर लगता था। 4 भाई, पिता अकेले काम करने वाले। पहली राजनीति में इंटरेस्टेड थे तो घर का काम ज्यादा करते नहीं थे, लेकिन फिर भी परिवार को तो चला ही रहे थे। उनको गले का कैंसर हो गया, आवाज चली गई, तो हम उनको मुरादाबाद से दिल्ली ला रहे थे एम्बुलेंस में। तो सामने की सीट पे वो लेटे थे, ऑक्सीजन लगी थी, उनके सिर की तरफ मेरी मां बैठी थी दूसरी बेंच पे, फिर मैं बैठा था, और फिर तीसरे नंबर पे मेरे मामा जी थे। लगभग वो 2-2.5 घंटे का रन था। जैसी मेरी निगाह मेरे पिताजी की तरफ जाती थी, उनको यह पता लग चुका था मैं बचूंगा नहीं। मेरी मां को भी पता लग चुका था ये बचेंगे नहीं, ये सबको पता लग चुका था। लगभग 10-15 मिनट में वो अपने हाथ से मेरे घुटने पे हाथ मारते थे। मैं कहाँ था? बीच में, जबकि मेरी मां मेरे पिताजी के बिल्कुल सर के नजदीक थी, और मारने के बाद वो मेरी मां की तरफ इशारा करते थे। तो मैं छोटा था, ज़्यादा समझ नहीं, तो क्या लगता था एक बच्चे को कि कुछ कहना चाह रहे हैं माँ से। तो मैं माँ से बोलता था, माँ शायद पिताजी कुछ कह रहे हैं। तो मेरी माँ पूछती थी क्या हुआ, वो रोने लग जाते थे, और फिर हाथ से इशारा करते थे कुछ नहीं। तो हम भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या समझते हैं कि मामा जी थे। तो एक पति कभी भी बच्चों के सामने पत्नी को टच नहीं करता। मैं ये सोचता कहना इनसे चाह रहे हैं, हाथ मेरे मारते हैं, शायद इसीलिए, मैं बच्चा था। ये रास्ते में कम से कम 15-20 बार हुआ। हाथ मारा, माँ की तरफ इशारा किया, रो पड़े। माँ पूछती क्या हुआ, कहते कुछ। 1 महीना एडमिट रहे, ऑफ हो गए। मामा जी जब अंदर से आए, उन्होंने मेरे से आके कहा, बेटा जिया जी नहीं रहे। सोचो जिन बच्चों को अभी समझ नहीं है, उनके ऊपर से तो एक पहाड़ टूट गया, एक बहुत बड़ा साया खत्म हो गया। जब ये बात उन्होंने मेरी माँ से जाकर कही, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी माँ 2 मिनट ऐसे देखती रही, और देखते देखते उसकी आंखें बंद होगी, वो बेहोश हो गई।
जिसको आज हम कोमा बोलते हैं। मामा जी ने पानी मंगवाया, कंप्यूटर लेके आए, छिड़का, 20 मिनट बाद वो होश में आई, फिर बहुत तेज रोई और वो एक ही लाइन बोलती थी, सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। कभी वो दीवार में सर मारती। हमें ये चिंता, उधर पिताजी संभालेगा कौन, माँ को कौन संभालेगा। मामा जी ने घर खबर भिजवाई, किसी को भेजो। 3-4 लोग गांव से आए। 3 साल तक वो मेरी माँ कोमा में रही। 3 साल होश आता, थोड़ा सा पहले हम कुछ खाने को देते और फिर एक ही बात बोलती, बेटा कुछ नहीं बचा हमारे पास। और फिर वो थोड़ी देर रोती, बेहोश हो। इतना टेंशन हो गया हमें, कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि शायद हम माँ को भी खो देंगे। तो उस समय साधन नहीं थे, तो हमने किसी से खबर भिजवाई मामा जी के गांव, मामा जी को भेजी। मामा जी को हमने बोला, मामा जी आप अभी हमारे साथ रहो, 2-4 महीने तो रहो, माँ को ना खोते हो, हम पिता को तो खो चुके। उन्होंने कहा, नहीं बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ। तो वो मेरी माँ को समझाते थे, बहन क्यों परेशान हो, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, हम इनकी शादियाँ करेंगे, हम तुम्हारी खेती करेंगे। तो मेरी माँ कहती थी, भाई मेरी माँ बड़ी थी, क्या समझा रहे हो मेरे को, तुम्हारे बच्चों को पालोगे हमारे को पालोगे, तुम्हारे बच्चों की शादियाँ करोगे मेरों की करोगे, तुम्हारी खेती करोगे या मेरी करोगे, क्या मेरे को समझाते हो। कुछ नहीं बचा, हमारा उजड़ चुका है भाई, मेरे को क्या समझा रहे हो, मैं बड़ी हूँ तुमसे। 3 साल जैसे निकले, धन्यवाद उस भगवान का, मेरी माँ ठीक हो गई, आज भी अच्छी है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, वो राज की बात समझना, जब मैं बड़ा हुआ ये समझ मेरे को तब आई, वो क्यों मेरे हाथ मारते थे और क्यों मेरी माँ की तरफ इशारा करते थे। वो मेरे हाथ मार के एक ही बात बोलते थे, बेटा मेरे बाद तेरी माँ का कोई सहारा नहीं है, ये जी नहीं पाई, बस इसको तकलीफ ना आए मेरे जाने के बाद, तेरी ये जिम्मेदारी बनती है। और वो हमने निभाई, आज मेरी माँ अच्छी है। मैंने बिजनेस स्पीड से इसलिए किया, मैं ये ही चाहता था कि मेरी पिता के बाद जो स्थिति मेरी माँ की हुई, मेरे जाने के बाद वो स्थिति मेरी कभी पत्नी की नहीं होनी चाहिए। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। घर जाना, आराम से बैठना एकांत रूम में और अपने दिल से पूछना कि मेरे बाद इस परिवार को इस सिस्टम की ज़रूरत है। दिल कहे हाँ तो आप इसको करना, कभी छोड़ना मत। और आपका दिल कहे मेरे बाद इस परिवार को इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।